सुप्रभात बच्चों। तो सूर्यकांत हम उत्साह नामक कविता जो है उसकी दोहराई करेंगे, जिसके कवि हैं, उत्साह नामक कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावादी जो कवि हैं उनके आधार स्तंभों में से एक है। छायावादी कवियों के आधार स्तंभों में से एक मान जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये जो कविता है वो बादल को संबोधित करके लिखी हुई है, और बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय है। अब ये उनकी जो कविता है ये एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करके लिखा गया है। उत्साह नामक कविता में जो बादल है वो एक तरफ प्यासे व्यक्तियों की प्यास बुझाने के लिए उसका प्रयोग किया गया है, और दूसरी तरफ वो नए अंकुर के लिए विध्वंस और विप्लव का भी सूचक है। तो उत्साह नामक कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को गरजने के लिए कहते हैं और उन्हें बरसने के लिए कहते हैं। अब वो किसके लिए कहते हैं वो आप इस कविता में देखेंगे, ध्यान से इसे सुनेंगे। बादल गरजो। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने इस आह्वान गीत में बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल आओ गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। धाराधर का अर्थ होता है धाराओं को धारण करने वाला, और वो धाराओं को किसने धारण कर रखा है? बादल। तो धाराधर का अर्थ हुआ बादल, कि हे बादल घेर घेर घोर गगन, कि सारे आकाश को घेर कर घोर घोर गर्जना करते हुए बरसो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित का मतलब होता है सुंदर, काले घुंघराले बाल जिसे कहते हैं, कि तुम्हारा स्वरूप जो है, तुम्हारा रूप जो है वो अत्यंत सुंदर है और काले घुंघराले बालों जैसा है। घुंघराले क्या होते हैं? बाल होते हैं। तो पहले तो वो कहते हैं कि आप सारे आकाश को घेर कर गर्जना करते हुए बरसो। उसके बाद वो उनका स्वरूप बताते हैं कि बादलों का स्वरूप कैसा होता है? ललित ललित सुंदर, कि तुम्हारा स्वरूप अत्यंत सुंदर और काले घुंघराले बालों जैसा है। बाल कल्पना कैसे पाले। और तुमने अपने अंदर बाल कल्पनाओं को धारण किया हुआ है। अब बाल कल्पना क्या होती है? बाल होता है बच्चा और बच्चे की कल्पना। बच्चे की कल्पना क्या होती है कि वो विस्तृत होती है, विशाल होती है, वो गहरी बातें सोच जाता है और ऐसी बातें पूछ लेता है, कई बार बड़े भी उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो बाल कल्पना अर्थात विस्तृत है और हर क्षण बदलने वाली है। बच्चों की बातें जो होती है, बच्चों की कल्पनाएं जो होती हैं वो हर क्षण परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए बादलों के बारे में यहाँ बताया गया है कि तुमने बाल कल्पनाओं को अपने अंदर समाया हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि बाल कल्पना से तुलना क्यों की गई है? कैसे पाले, कैसे मतलब के समान, कि बाल कल्पनाओं से तुलना क्यों की गई है? या आप यहाँ बता सकते हैं कि जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं विस्तृत और हर क्षण परिवर्तित होने वाली होती हैं, उसी तरह से बादल का स्वरूप जो होता है वो भी विस्तृत होता है, घना होता है और हर क्षण परिवर्तित होने वाला होता है। तो इसलिए बाल कल्पना से उसकी तुलना की गई है। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि उर्मे, कि तुमने अपने अंदर वज्र के समान शक्ति को धारण किया हुआ है। विद्युत छवि का मतलब होता है बिजली की चमक, कि तुमने अपने अंदर, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा, और तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है। अर्थात जब बादल गरजते हैं तो बहुत ज़ोर से गर्जना होती है, भयंकर गर्जना होती है। तो यहाँ बोला गया कि तुम्हारे अंदर वज्र के समान शक्ति है और कवि नवजीवन वाले। और बादलों की तुलना जो है यहाँ पे कवि किससे की गई है? जिस तरह से कवि कविता की रचना करके लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं, उनमें उत्साह, क्रांति इनकी पूर्ति करते हैं, उसी तरह से बादल भी क्या करते हैं? वो धरती पर बरस कर लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बादलों को कवि के समान बताया गया है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इसी पैरे को एक बार दोबारा से देखेंगे। बादल गरजो, कि हे बादल आओ गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, कि हे धाराओं को धारण करने वाले बादल पूरे आकाश को घेर कर
गरजो और बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, कि तुम्हारा स्वरूप जो है वो अत्यंत सुंदर और काले घुंघराले बालों जैसा है। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुमने अपने अंदर बच्चों की कल्पनाओं को समाया हुआ है। अर्थात जिस तरह से बच्चे की कल्पना विस्तृत व हर क्षण परिवर्तित होने वाली होती है, उसी तरह से तुम्हारा स्वरूप भी घना और हर क्षण परिवर्तित होने वाला है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। और जिस तरह से कवि नई कविता, ये नूतन कविता आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कवि नई कविता करके लोगों में उत्साह का संचार कर देते हैं, उसी तरह से तुम भी बरसकर लोगों को या गर्मी से पीड़ित व्यक्तियों को शांति प्रदान करते हो। वज्र छिपा, और तुम्हारे अंदर वज्र के समान अपार शक्ति है कि हे बादल आओ और गरजो। अगला पैरा देखेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। दूसरी पंक्ति देखेंगे। विश्व संसार, निधाग गर्मी, सकल जन सारे व्यक्ति, कि जब संसार के सारे व्यक्ति जो है वो गर्मी से विकल विकल, विकल का मतलब होता है बेचैन, उन्मन अनमने से थे, दुखी थे, उदास थे, कि जब संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन और अनमने से थे, तब क्या हुआ? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशा का मतलब जिसकी कोई दिशा पता ही ना हो, और तब तुम अज्ञात दिशा से आकर अनंत के घन। अनंत क्या होता है? जिसका अंत ना हो, और किसका अंत नहीं है? आकाश। आकाश का अंत नहीं है, तो आकाश में तुम बादल आए, अज्ञात दिशा से आए, तब उन्होंने क्या किया? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि तुम अनंत के घन यानी कि आकाश में बादलों को यहाँ संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अज्ञात दिशा से आकर इस तपती धरा को अपने जल से फिर से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। हे बादल गरजो, आकर बरसो। दूसरा पैरा देखेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, कि संसार के सभी व्यक्ति गर्मी से बेचैन व अनमने से हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। यहाँ पे आप संबोधन भी देख सकते हैं, संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है। तो वो बादलों कहते हैं कि हे बादल, तुम अनंत में यानी कि आकाश में छाकर, अज्ञात दिशा से आकर आकाश में छाकर इस तपती धरा को अपने जल से फिर से ठंडा कर दो, शीतल कर दो। हे बादल गरजो और बरसो। अब इस कविता, आशा है कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। इस कविता का जो काव्य सौंदर्य है वो आप देख लें कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली अर्थात इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको समझ ना आया हो, आसान ही शब्द हैं। तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बादलों को स्वयं कहा गया है कि आकर बरसो, बादलों को ही बोला गया है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, ओज गुण है इसमें। और साथ में अलंकार देखेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मानवीकरण है, उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार घेर घेर घोर, घ की आवृत्ति हो रही है। ललित ललित में ल की आवृत्ति हो रही है। विकल विकल व की आवृत्ति। उन्मन थे उन्मन, ये सभी में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पे एक शब्द दोबारा आया है वह बार बार आता है। और ललित ललित है उसमें, विकल विकल यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उपमा अलंकार, बाल कल्पना कैसे पाले, के समान पाले, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाल कल्पना। अब बादल के ऊपर बाल कल्पनाओं का आरोप किया गया है, बच्चे की कल्पना है, बच्चा मनुष्यों में आता है, मानवीय क्रिया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और बादलों को आकर गरजने के लिए कहा जाता है, गरजना जो है वो मानवीय क्रिया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। तो आशा है कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला जो आपका प्रश्न है उसमें अभ्यास के जो प्रश्नों में सम्मिलित है कि बादल को कवि गरजने के लिए ही क्यों कहता है, रिमझिम या फुहार या बरसने के लिए क्यों नहीं कहता है, गरजने के लिए क्यों कहता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जिस रिमझिम फुहार या बरसने से संसार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है।
और कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है ताकि वो संसार में परिवर्तन लाना चाहता है, और संसार में परिवर्तन लाने के लिए गरजना आवश्यक है। रिमझिम फुहार या बरसने से कोई भी परिवर्तन संभव नहीं हो सकता है। परिवर्तन केवल गरजने से, क्रांति से ही संभव है, इसलिए वो उसे गरजने के लिए कहता है। उत्साह, इस कविता का शीर्षक जो है वो उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह का अर्थ क्या होता है? जोश। और बादल जब गरजते हैं लोगों में क्रांति, जोश, उत्साह का संचार हो जाता है, इसलिए वो इस कविता का वो लोगों में क्रांति और उत्साह को, जोश को उत्पन्न करना चाहता है, इसलिए वो बादलों को संबोधित करते हुए ये अपने इस कविता का नाम जो है उन्होंने उत्साह रखा है। अगला जो है वो बादल किस किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। यहाँ बादल का प्रयोग किस किस अर्थ के लिए है? पहला तो एक कवि के रूप में है कि बादल कवि के रूप में नई कविता की रचना करके लोगों को नया जीवन प्रदान करने हेतु बादल का प्रयोग किया गया है। बादलों को कवि के रूप में कविता करके नया जीवन प्रदान करने हेतु उसका प्रयोग किया गया है। दूसरा, संसार में जब गर्मी से पीड़ित व्यक्ति हैं तो उनको शांति प्रदान करने हेतु उसका प्रयोग किया गया है। और क्रांति और उत्साह के अर्थ के लिए संचार करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो बाकी जो है इसका अगला जो प्रश्न अभ्यास में है वो ये है कि इसमें नाद सुंदर है कहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ है। आपको बताया गया था कि नाद क्या होता है? आवाज़, गूंज, जहाँ पे ध्वन्यात्मक प्रभाव हो। ध्वनि केवल वाद्य यंत्रों से नहीं, शब्दों से भी हो सकती है। यहाँ पे आप दूसरी पंक्ति देखेंगे, घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर जब शब्दों को जिस तरह से बोला जाएगा वहाँ पे नाद अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे नाद सुंदर है इन पंक्तियों में। आशा है कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। आप इसे ध्यान से समझेंगे और प्रश्नों का जो उत्तर है वो केवल मैंने आपको संकेत दिया है, आप इसे पूरा विस्तार से लिखेंगे, इसको समझकर विस्तार से लिखेंगे। धन्यवाद।